न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है मटेरियल। अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो हमारे दो तरह के बिजनेस होते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने वाले पार्ट को अगर हम अलग कर दें तो ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड हम वर्क कर रहे हैं, बिना मटेरियल के उस बिजनेस का कोई सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट उस बिजनेस की सक्सेस के लिए हमारे को चाहिए वो है मटेरियल। अगर आपके पास मटेरियल नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन और सेल नहीं कर सकते और आपका बिजनेस चलना पॉसिबल ही नहीं है। तो मटेरियल द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइटम किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है उसमें से एक है, और हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को अगर मैं कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली डिवाइड करूं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो इसमें टाइप रहेगा वो होगा स्टॉक लेवल्स का, और आज हम ये जो स्टॉक लेवल्स है उसी के ऊपर ये क्लास रखने वाले हैं। और आज 80% जो भी आपके स्टॉक लेवलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आज सॉल्व हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसके अंदर जो पार्ट रहेगा प्रैक्टिकल में वो रहेगा अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें अकाउंटिंग की जाएगी डिफरेंट मेथड से, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड मेथड, जिसकी हम बात बाद में करेंगे। तीसरा इसमें कुछ अदर मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे जो कि कॉस्ट पर यूनिट वगैरह से रिलेटेड होंगे, जिसका डिस्कशन भी हम बाद में करेंगे। और लास्ट इसके अंदर रहेगी थ्योरी। थ्योरी भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मेटेरियल को खरीदने से लेकर और उसके प्रोडक्शन तक जाने तक के जो भी कंसेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात शुरू करने वाले हैं इसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, प्रैक्टिकल पार्ट की, जो कि है लेवलिंग से रिलेटेड, और जो लेवल है वो कंट्रोल से रिलेटेड है। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ये सारे के सारे कंसेप्ट जो भी स्टॉक लेवल से रिलेटेड है वो डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ ध्यान से समझ लेना कि जो स्टॉक लेवल है वो हमारी कॉस्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी लेवलिंग से हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कॉस्ट लेवल जो हमारे मटेरियल से रिलेटेड है उसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमें कब सामान खरीदना चाहिए, कितना सामान खरीदना चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास स्टॉक कितना रहेगा, मिनिमम स्टॉक कितना रह सकता है, एवरेज लेवल क्या है, डेंजर लेवल क्या है। ये सारी ही सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सारा डिस्कशन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ये सारे के सारे कंसेप्ट और सारी की सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसके अंदर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी टाइप्स और जितने भी उसके अंदर आइटम है उनको एक एक करके हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास जो मैंने यहाँ पे शेयर किया आपके साथ। तो इस एग्जांपल के अंदर जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट के एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसी से हम डिफरेंट जो भी लेवल्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो अब इसका हम एक एक आइटम जो है उसको कंटेंट को एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में जो सबसे पहली बात इसमें लिखी है वो इसके अंदर लिखी है कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल है जिसका कि यहाँ पे यूजेस हो रहा है। रॉ मटेरियल से ही आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। मैं मान के चलता हूँ समझाने के लिए कि ये जो हमारा रॉ मटेरियल है ये एक मिक्सी बनाने के अंदर यूज़ होने वाली एक मोटर है। तो हम मिक्सी बनाने का काम करते हैं, और मिक्सी बनाने के लिए हमें एक मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मोटर हम बाहर से खरीद के लाते हैं, और उससे रिलेटेड ये सारा का सारा डेटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमारी एनुअल डिमांड या यूजेज क्या है, मतलब एक साल में हम कितना आउटपुट कर पाते हैं। ध्यान रखना, अगर आप आउटपुट करते हैं तो आपको उसी हिसाब से इनपुट भी चाहिएगा। तो हमारा आउटपुट या डिमांड 4000 यूनिट्स का है। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। सबसे पहले हमें बताई जा रही है एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड हमारे पास है जिसको कि यूजेज के नाम से यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, और ये है हमारी 4000 यूनिट्स। तो हम 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट रखते हैं, हमें एक साल में 4000 यूनिट की डिमांड है, यूजेज करनी है। ये जो सामान हमें मिलेगा उसका प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है, और ये प्राइस हमें गिवन है ₹50 रुपये की हमें एक आइटम मिलती है, और हमें 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। देन इसके बाद इसमें गिवन है ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट।
ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट। क्या मतलब है ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट का, जो कि यहाँ पे ₹100 लिखा है। जब हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर को करने से हमारे को रिसीव करने तक उसमें कुछ एक्सपेंस हमें पे करने पड़ते हैं। उसमें वो पैकिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो सकते हैं। तो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें एक ट्रांजैक्शन, एक जो प्लेसमेंट कॉस्ट है वो देनी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो कभी आपने अगर ब्लिंकिट से सामान मंगाया हो तो जितनी बार आप सामान मंगाते हैं उसके अंदर 16 रुपीज़ 32 रुपीज़ जैसा भी आपका कुछ हो चार्जेस जरूर लगते हैं। आप चाहे जितने मर्जी का सामान लगाए 16 रुपीज़ तो उसने लेने ही लेने हैं। आप 5,000 का भी सामान मंगाए तो 16 रुपीज़ तो डिलीवरी चार्ज लेगा ही लेगा। और अगर आप 500 रुपये का मंगाएं तब भी आपसे वो 16 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लेगा। आज की डेट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, आगे पीछे इसकी वैल्यू फ़र्क हो सकती है। तो आज की डेट में 16 रुपीज़ चार्ज ब्लिंकिट लेता है हर ऑर्डर पे डिलीवर करने के लिए। तो जितनी बार आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे आपको 16 रुपये देने पड़ेंगे। आप एक बार में अगर सारा सामान मंगा लें तो एक ही बार के 16 रुपये में आपके पास बहुत सारा सामान आ जाएगा। और अगर आप टुकड़ों में सामान मंगाएंगे तब भी आपको 16 रुपये हर बार देने पड़ेंगे और वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है एक सिंगल ऑर्डर करने पर आपको कितना एक्सपेंस पे करना पड़ता है, 100 रुपये, 100 रुपीज़। फिर चाहे क्वांटिटी कम मंगाए चाहे क्वांटिटी ज़्यादा मंगाए, 100 रुपीज़ आपका खर्चा इसके अंदर होता है। देन उसके बाद इसके अंदर गिवन है स्टोरेज कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट इसके अंदर परसेंटेज में गिवन है जो कि है 10%। तो हम स्टोर में क्या चीज़ रखेंगे, हम स्टोर में रखेंगे अपना मटेरियल। यहाँ पे बात मटेरियल की हो रही तो मटेरियल रखेंगे, और ये जो मटेरियल है वो ₹50 पर यूनिट के हिसाब से हम खरीद के ला रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ₹50 का अगर 10% कैलकुलेट किया जाए तो अमाउंट आ जाएगा ₹5। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी है कि ये पर एनम है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस क्वेश्चन के अंदर आने वाला है। जब हम स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टोरेज कॉस्ट है वो उतने ही पीरियड की होनी चाहिए जितने पीरियड की आपको डिमांड गिवन है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डिमांड है वो एनुअल डिमांड है, मतलब ये एक साल की डिमांड है, ये पर एनम डिमांड है। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट है वो भी पर एनम ही होनी चाहिए। इन दोनों के अंदर एक मैच होना मस्ट है। अगर ये मैच नहीं है तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो सही नहीं हो पाएगी। अगर ऊपर ये डिमांड 3 मंथ्स की है तो स्टोर का खर्चा भी 3 मंथ्स का ही होना चाहिए। ऊपर की अगर ये डिमांड आप यहाँ पे 1 मंथ की ले रहे हैं तो नीचे स्टोरेज एक्सपेंस भी 1 मंथ का होना चाहिए। दोनों ही ये चीज़ें आपस में पीरियड वाइज मैच करना ज़रूरी है। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट इन दोनों का मैच होना ज़रूरी है। ये नहीं कि ये 1 साल का ले लिया ऊपर वाला खर्चा आपने, डिमांड तो आपने 1 साल की ले ली और जो एक्सपेंस आपने स्टोरेज का किया वो 1 मंथ का ले लिया, नहीं चलेगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, वो वाला हिसाब यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पर दोनों पीरियड सेम होना मस्ट है। चलिए जी, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। उसके बाद इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है जो कि इसके डिलीवरी पीरियड और जो डिलीवरी का जो हमारा यूजेज है उसके रिलेटेड है। उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी एंड यूजेज डिटेल की बात करें तो उसमें 2 चीज़ें बताई गई, एक तो टाइम और दूसरा उसकी यूजेज। यहाँ पर हम मिनिमम, क्या मतलब है मिनिमम का, 2 डेज के अंदर डिलीवरी ले पाते हैं और इन दिनों में 6 यूनिट पर डे हमारा कंजम्पशन रहता है। आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर के रिसीव करने में कुछ टाइम गैप ज़रूर होता है। ये जो टाइम गैप है जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मिनिमम 2 डेज़ का रहता है। कभी आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब आपको डिलीवरी मिलती है तो जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया वैसे तो आपको डिलीवरी नहीं मिलती ना, आपको कुछ टाइम का वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब हमें डिलीवरी मिलती है उसके बीच में पास्ट एक्सपीरियंस में हमने एक्सपीरियंस किया है कि 2 दिन कम से कम लग ही जाते हैं, मतलब 2 दिन के अंदर ही हमें डिलीवरी मिल पाती है। आज अगर हम ऑर्डर करेंगे तो कल छोड़ के परसों ही हमें डिलीवरी मिलेगी, ये हमने ऑब्जर्व किया है। और जो मिनिमम हम यूज़ करते हैं, जो मिनिमम हमारा फैक्ट्री के अंदर आउटपुट होता है, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मिक्सी का एग्जांपल लिया है, तो मतलब हम डेली 6 मिक्सी तैयार कर ही देते हैं। तो हमें 6 जो है वो कंपोनेंट, 6 मोटर समझ लो ये हमारी है जो कि हम आउटसोर्स करके मंगाते हैं। तो 6 हमें पीसेस की रिक्वायरमेंट तो पर डे मिनिमम पड़ती है। दूसरा इसके अंदर है एक नॉर्मली
मिनिमम की बात है तो हम कम से कम करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो ज़्यादातर दिनों में हम आउटपुट देते हैं और ज़्यादातर टाइम पे जो हमें डिलीवरी मिलती है वो 3 डेज़ में मिलती है। मतलब जो फास्टेस्ट डिलीवरी होती है तो हमें 2 दिन में मिल जाती है, लेकिन एवरेज बेसिस पे जो हमने देखा तो पाया कि ज़्यादातर समय फास्टेस्ट डिलीवरी में हम नहीं आ पाते हैं, ज़्यादातर डिलीवरी हमें 3 दिन में होती है। मतलब से आपने 10 ऑर्डर प्लेस किए तो 2 बार आपको डिलीवरी 2 दिन में मिल गई, लेकिन आपको 7 या 8 बार जो डिलीवरी मिली है वो 3 डेज़ में मिली है। तो इसे बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी पीरियड आपका 3 डेज़ है। और जो नॉर्मल आपकी यूजेज है, नॉर्मल जो आउटपुट है वो 10 यूनिट्स का करते हैं। तो 6 यूनिट का मिनिमम करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम जो आपके डेज़ होते हैं उसमें आपका आउटपुट 6 की बजाय 10 यूनिट के आसपास रहता है। और एक इसमें है मैक्सिमम। कई बार हम ओवर टाइम लगा लेते हैं या कोई स्पेशल ऑर्डर आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक्स्ट्रा आउटपुट देते हैं, लेकिन तब एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगा के भी हम 12 यूनिट से ज़्यादा आउटपुट नहीं बनाते हैं। और जो डिलीवरी डिले समटाइम हो जाता है, कई बार ऑर्डर जो है वो किसी फेस्टिवल के अंदर फेस्टिवल की वजह से या किसी और वजह से डिले हो जाते हैं, तो ऐसे में मैक्सिमम जो डिलीवरी हमने एक्सपीरियंस किया है वो 6 डेज़ में आती है। यहाँ पर अब 2 चीज़ें हमें थोड़ी सी अभी और समझनी है इसके अंदर। सम टाइम आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ये नॉर्मल टाइम आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। तो अगर ये नॉर्मल टाइम आपको गिवन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों के बीच की वैल्यू को नॉर्मल एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे अगर इन दोनों को हम बीच की वैल्यू को एज्यूम करते तो 2 + 6, 2 और 6 को ऐड करने पर आता है 8, और 8 का मिड पॉइंट अगर 2 से डिवाइड करते आता है तो 4 डेज़ हम इसमें नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं। बट यहाँ पर नॉर्मल क्योंकि गिवन है तो मिड वैल्यू आपको नहीं लेनी है। एवरेज हम तब लेते हैं जब हमें नॉर्मल टाइम का पता नहीं होता। तो नॉर्मल सम टाइम ये एवरेज भी होता है, तो मैं इसके साथ एवरेज भी लिख देता हूँ। सिमिलरली यूजेज के साथ भी होता। यूजेज में हमें नॉर्मल यूजेज गिवन है जो कि मिड पॉइंट नहीं है। अगर ये हमें ना गिवन होता तो फिर मिड पॉइंट को हम नॉर्मल यूजेज मान लेते। तब ऐसे में 6 और 12 इन दोनों के बीच की जो मिड वैल्यू है इन दोनों को ऐड करते और 2 से डिवाइड करते थे, तब आती वैल्यू 9। तो जो 9 है वो हमारा नॉर्मल अज्यूम कर लिया जाता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में हम सारे कंसेप्ट सीखेंगे, इसलिए मैं सारे पॉइंट जो भी पॉसिबल है वो आपसे डिस्कस करता चल रहा हूँ। अगला इसके अंदर एक और है, वो है अर्जेंट। अर्जेंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ मिलती है और ऐसे में 1 डे में डिलीवरी पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि समटाइम हमें फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। जनरली मैं जब फ़ोटोग्राफ खिंचाने जाता हूँ, अगर मैं आज सुबह फ़ोटोग्राफ खिंचाने गया तो जो शॉपकीपर है वो मेरे को जो टाइम देता है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम देता है कि आज आपने फ़ोटो खिंचाई है तो कल आप मॉर्निंग में इसकी डिलीवरी ले लीजिए। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट देने के लिए भी तैयार है, लेकिन तब वो मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। तो यहाँ पर अर्जेंट डिलीवरी भी मिल जाएगी, फास्ट डिलीवरी भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ये अर्जेंट जो है उसको यूज़ कम से कम करें। तो अर्जेंट भी इसमें अवेलेबल है विद एक्स्ट्रा कॉस्ट, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन भी है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर हमें डिफरेंट लेवल निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब हम उन्हीं लेवल को डिस्कस करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से लेवल इसके अंदर निकाले जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने। सबसे पहले हमें इसके अंदर निकालना होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको समझ लेते हैं, जिसको कि यहाँ पे सबसे पहले निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम इसे समझते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे एक नाम और से भी जाना जाता है। इसे हम एक और नाम और देते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो दोनों ही नाम एक ही चीज़ के हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब एक बार में कितना सामान खरीदना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये कि जब हम दोबारा ऑर्डर करें तो उस ऑर्डर में एक बार में कितना सामान खरीद के लाएं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम सारा सामान जो पूरे एक साल में हमें चाहिए होता है एक साथ नहीं खरीदते हैं, बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदते हैं। कुछ वजह से ऐसे करना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपके घर में जो राशन आता है, आप पूरे साल में जितना राशन खाते हैं, यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा राशन एक बार में नहीं खरीदते। आप 10 या 20 किलो राशन खरीद के लेकर आते हैं पैकेट में। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से खरीदने जाते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर से खरीदने जाते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि पूरे साल भर का राशन जो है, अगर 10 पैकेट आपको चाहिए या 100 किलो चाहिए तो आप 100 किलो एक साथ खरीद लें। ऐसा जनरली नहीं करते हैं। वजह एक तो इतना सारा राशन खरीद लेंगे तो उसको स्टोर करने में दिक्कत होगी।
दूसरा उसके ख़राब होने की दिक्कत होती है, उसके अंदर जो है डैमेज होने की दिक्कत होती है, उसको जो है हमें उसकी केयर और टेक केयर करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को, और उसके अलावा मनी भी ब्लॉक हमारी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इकट्ठा पूरे साल भर का राशन ना खरीद के महीने महीने का राशन जनरली खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा कि पूरे साल का हम जो भी हमारी यूजेज है वो एक ही बार में खरीद लें, बल्कि हमारे को कोशिश करनी की चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे सस्ता, टिकाऊ और सेविंग वाला मैटर हो उतना सामान हम खरीदें। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें यही बताती है कि एक बार में आपको कितना माल खरीदना चाहिए। अब इस जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, उस क्वेश्चन के अंदर हमारे 4000 यूनिट की हमारी एनुअल डिमांड है। तो क्या हमें 4000 यूनिट एक साथ खरीदने चाहिए? नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको स्टोर करने में कितना खर्चा हो रहा है, और दूसरा प्लेसमेंट जो ऑर्डर आप कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा हो रहा है। ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें जो मैं इसमें बात कर रहा हूँ, एक तो बात कर रहे हैं हम इसमें स्टोरेज की, और दूसरा इसमें प्लेसमेंट कॉस्ट की। ये दोनों एक दूसरे से लड़ने वाली चीज़ें। जैसे ही आप ज़्यादा स्टॉक खरीदते हैं, ज़्यादा स्टॉक एक साथ में खरीद लिया, आपने इतना सारा स्टॉक खरीद लिया, तो आपको कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, आपकी प्लेसमेंट कॉस्ट इतनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑर्डर किया और सारा सामान खरीदा। तो स्टोर तो आपको बड़ा रखना पड़ेगा, आपका सारा पैसा एक साथ और ब्लॉक भी हो जाएगा। पूरा 4000 यूनिट खरीदने के लिए जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है उसमें 50 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 2 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एक ही साथ में। लेकिन आपको सिर्फ 100 रुपये इस क्वेश्चन के अंदर प्लेसमेंट कॉस्ट है, तो 100 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लगे आपके 2 लाख रुपये जो कि आपके एक साल लगे, और यहाँ पे लगे सिर्फ 100 रुपीज़। आप अब इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हम तो ये सामान थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बजाय 2 लाख का सामान खरीदने के आप 20,000 का ही सामान खरीदिए एक बार में। जब 20,000 का सामान खरीदेंगे तो 20,000 रुपये ही आपके यहाँ पे लगेंगे। बट ध्यान रखना यहाँ पे 20,000 लगेंगे, लेकिन अब आपको 10 बार सामान खरीदना पड़ेगा, तो आपका ये वाला खर्चा जो था पहले 100 रुपये, वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इन दोनों के अंदर जो है वो लड़ाई चलती रहती है। आपका स्टोरेज का खर्चा, ध्यान रखना ये मैंने अभी इसके अंदर स्टोरेज का खर्चा नहीं रखा, मैंने तो सिर्फ इसके अंदर जो आपकी मनी ब्लॉक हुई उसकी बात की। उसका स्टोरेज का खर्चा तो इसमें 10% है, इस क्वेश्चन में मेंशन है कि 10% हमारा स्टोरेज है, तो वो कम होगा प्रोपोर्शनेटली। लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे आप स्टोर को बड़ा करेंगे आपकी प्लेसमेंट कॉस्ट छोटी हो जाएगी, और जैसे जैसे स्टोर को आप छोटा करेंगे प्लेसमेंट कॉस्ट बड़ी होती जाएगी। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में एक आइडियल बैलेंस कहाँ पे बनेगा उसको जानने की कोशिश करें। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसी चीज़ की बात करने वाली है कि हमें एक बार में कितना सामान जो है वो खरीदना चाहिए। ठीक है, तो हम अब इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमें एक बार में कितना सामान खरीदना चाहिए। इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला। इस स्टैटिस्टिकल फार्मूले को पहले समझते हैं, फिर इसका प्रूफ जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ इस फार्मूले की एप्लीकेशन जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक हमारा इसके अंदर स्टैटिस्टिकल फार्मूला है जो कि है √2UP/S। इसके और भी कुछ नाम है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसको हम √2AO और C के नाम से भी जानते हैं। इसमें UPAOC क्या है उसको समझ लेते हैं। U या A जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है वो है एनुअल यूजेज या डिमांड। एक साल में हम कितना यूजेज या डिमांड करते हैं। दूसरा इसके अंदर है हमारा P या फिर O, इसका मतलब है प्लेसमेंट या ऑर्डर कॉस्ट। और ध्यान रखना ये पर ऑर्डर ही होनी चाहिए। एक ऑर्डर में आपको कितना खर्चा लगता है। और S या C जिसे बोला गया है वो है स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। और ये चीज़ जब मैंने डिस्कशन किया था पहले, तब भी मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर कि जो हमारी ये यूजेज है वो और जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट है ये दोनों जो है वो सेम पीरियड की होनी चाहिए, डिफरेंट पीरियड की नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर 3 मंथ्स का है तो ये भी 3 मंथ्स का ही होना चाहिए।
मोस्ट ऑफ द केस क्योंकि है एनुअल की बात चलती है, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने एनुअल यूजेज लिख दिया है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर आप ये मंथली कर लेते हैं एनुअल की जगह, ये अगर मंथली में आ जाती है, इसको अगर हम मंथली कर लेते हैं, ये अगर मंथली है तो फिर ऐसे में ये भी हमारी मंथली में ही चलेगी। दोनों चीज़ें हमारी मंथली फॉर्म में ही होनी चाहिए। दोनों अगर ये क्वार्टरली है 3 मंथ्स के लिए ये ले रहे हैं तो ये भी हमारा 3 मंथ्स का ही होना चाहिए, तब भी आपका जवाब सेम आएगा। बट आइडियली एनुअल के बेसिस पे बात चलती है, इसलिए हमने इसे एनुअल का फार्मूला बना दिया। चलिए इस इन्फॉर्मेशन को जो हमारे पास फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल है उसको इस फार्म में पुट करते हैं और देखते हैं क्या हमें वैल्यू मिलती है। तो अगर हम बात करें एनुअल यूजेज की, तो हमारे यहाँ पे एनुअल यूजेज जो बताई गई है वो बताई गई है 4000 यूनिट। तो यहाँ पर एनुअल यूजेज के आगे लिख देते हैं 4000 यूनिट्स, जो हमें पता है। दूसरा उसके बाद हमारे को देखनी है इसके अंदर हमारी प्लेसमेंट कॉस्ट क्या है एक सिंगल ऑर्डर की। एक बार जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको कितना खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे एक बार जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारा एक्सपेंस रहता है ₹100। तो ये आ गया हमारा ₹100 जो कि प्लेसमेंट कॉस्ट है। देन इसके बाद है हमारी स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। एक बार हम यूनिट को स्टोर करते हैं और ध्यान रखना है एक सिंगल यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो जो स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट हमने ऑलरेडी निकाली हुई है जो कि ₹5 पर यूनिट है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ₹5। अब इस फार्मूले के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं और देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है। √2 मल्टीप्लाई बाय यू यानी यूजेज जो कि है 4000 मल्टीप्लाई बाय पी मीन्स प्लेसमेंट कॉस्ट जो कि है 100 और डिवाइड करेंगे इसे एस माने 5 जो कि हमारी स्टोरेज कॉस्ट है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड हम करते हैं 5 से, तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 1,60,000 और जब हम इसका अंडर रूट निकालते हैं तो वैल्यू आती है 400 यूनिट्स। तो ये हमने यहाँ पे निकाला कुछ 400 यूनिट्स। क्या मतलब है इस 400 यूनिट्स का? 400 यूनिट्स का मतलब है जब हम ऑर्डर करें 4000 यूनिट एक बार में नहीं मंगानी। ये 4000 यूनिट एक बार में नहीं मंगानी, 4000 की बजाय ओनली 400 यूनिट हमें एक बार में मंगानी है। जब ये 400 यूनिट ख़त्म हो जाएंगी फिर से 400 यूनिट मंगानी है और जब फिर से ये ख़त्म हो जाएंगी फिर से 400 यूनिट बनानी है। इसका मतलब रीऑर्डर लेवल हमें बताता है कि एक बार में कितना ऑर्डर आप प्लेस करेंगे, एक बार में कितना सामान आपको खरीदना है। एक बार में आपको 400 यूनिट खरीदनी है, भले ही साल में हमें 4000 यूनिट खरीदनी है, बट एक बार में आपको सिर्फ 400 यूनिट ही परचेज करनी है और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा इन रिलेशन विद स्टोरेज कॉस्ट एंड प्लेसमेंट कॉस्ट। ये एक्चुअल में वर्क करता है नहीं करता है इसका प्रूफ और वेरिफिकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अभी सिर्फ मैं ये फार्मूला डिस्कस कर दिया, ये एक्चुअल में सही जवाब है या नहीं है इसको प्रूव भी हम करेंगे, बट अभी फिलहाल इस स्टैटिस्टिकल फार्मूले को मैंने सिर्फ डिस्कस किया है। इसका सारा लॉजिक मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। बाकी सारे फार्मूले के लॉजिक तो आज ही दे दूंगा, लेकिन ये फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट रोल प्ले करता है और इसका इन्वॉल्वमेंट है बाकी के साथ, इसीलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया। अदरवाइज इसको मैं बाद में डिस्कस करता, बट इसका जो लॉजिक और इसका जो वेरिफिकेशन है उसको हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो एक हमारे यहाँ पे फार्मूला हो गया रेडी, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, जैसे बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। अब इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो फार्मूला एक और है वो है मैक्सिमम लेवल। अब बात करेंगे लेवलिंग की। अभी हमने बात की थी क्वांटिटी, अगर ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी की नहीं, अब लेवल्स की बात होगी। हमें अपने स्टोर में इसमें मैक्सिमम लेवल से पहले एक और हमें लेवल करना है। हमें इससे पहले करना है रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम लेवल से पहले हमें रीऑर्डर लेवल की बात करनी होगी। तो अब हम बात करते हैं पहले रीऑर्डर लेवल की। अभी हमने जो किया वो था रीऑर्डर क्वांटिटी और अब हम करने वाले हैं बात किसकी? रीऑर्डर लेवल की। क्या फ़र्क है लेवल का और क्वांटिटी का? क्वांटिटी का मतलब है एक बार में कितना सामान खरीदना है और लेवल का मतलब है वो सामान कब खरीदना है। क्या आपका स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब खरीदना है या थोड़ा सा बचा हो तब खरीदना है? ध्यान से समझ लेना, अगर आपकी दुकान में स्टॉक ख़त्म हो जाए और तब अगर आप सामान लेकर आते हैं
तो जब तक सामान नहीं आएगा तब तक आपके कस्टमर खाली जाएंगे, आपके बिजनेस में लॉस होगा। आपको स्टॉक ज़ीरो बैलेंस पे नहीं खरीदना होता, बल्कि ज़ीरो से पहले खरीदना होता है। तो ये जो रीऑर्डर लेवल है वो हमें बताता है कि हमें अपना ऑर्डर कब कर देना चाहिए, सामान ख़त्म होने से कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले भी नहीं करना चाहिए, वरना फिर वो सामान आपको एक्स्ट्रा फिर स्टोर करना पड़ेगा। आइडियल टाइम पे करना चाहिए। तो आइडियल टाइम क्या होगा, कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम अपने डेटा को अगर देखें तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम शेड्यूल गिवन थे, मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम। आपको अपना ऑर्डर तब प्लेस करना चाहिए जब अगर किसी वजह से सामान डिले भी हो जाए तब भी आपके काम रुके ना। तो यहाँ पर हमारा टाइम शेड्यूल बताता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन का टाइम लग सकता है डिलीवरी लेने में। तो आपको इतना बफर स्टॉक रखना चाहिए जिससे कि 6 दिन आपके निकल जाए। भाई जल्दी आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर देर से हो गया तो आपकी फैक्ट्री में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इतने दिन तक का गुजारा चल जाए कि मैक्सिमम भी अगर टाइम लग जाए तब भी आपकी फैक्ट्री में अड़चन ना जाए, उतने यूनिट का स्टॉक जो है वो रखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें जो फार्मूला बनाते हैं उसमें सबसे पहले तो सेफ साइड लेते हुए क्या लेकर चलते हैं, मैक्सिमम टाइम। सेफ साइड लेकर चलना है आपको, ऑप्टिमिस्टिक होकर नहीं चलना। और सेफ साइड के लिए ज़रूरी है कि आप अपना मैक्सिमम जो भी आप यूज़ कर सकते हैं वो भी आप ले लें। तो मैक्सिमम टाइम के साथ ले लेंगे मैक्सिमम यूजेज। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी उसमें प्लेस करूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें मैक्सिमम 6 दिन तक हमारा जो है वो टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा यूनिट जो यूजेज है कम से कम 2 है, नॉर्मल 10 है, लेकिन ज़्यादा भी अगर ऑर्डर मिल गया, ज़्यादा भी हमने काम किया तो 12 से ज़्यादा तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 6 दिन तक 12 यूनिट के हिसाब से हमारा जो यूजेज है वो हो सकता है, और इसका जवाब होता है 72 यूनिट्स। तो ये जो 72 यूनिट्स है ये हमारा हो गया वो वाला लेवल जब हम बिल्कुल सेफ रहेंगे अगर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे अगर देखें तो ये 72 यूनिट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। 72 नहीं बल्कि हमारे पास ऑर्डर जो प्लेस हुआ वो 400 यूनिट पे हमें ऑर्डर प्लेस किया। क्या मतलब है इसको समझिए, हमारे पास 400 यूनिट हमने एक बार में ऑर्डर के अंदर डाले। अब ये 400 यूनिट हमारे डाउन होना शुरू करेंगे, 300 यूनिट्स हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डाउन होंगे 200 यूनिट्स हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर डाउन होंगे 100 यूनिट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जैसे ही ये पहुँचेंगे 72 यूनिट्स पे हम फिर से एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे और डिमांड करेंगे कितने यूनिट की, कि हमें 400 यूनिट्स भेजो। तो जब तक ये 400 यूनिट हमारे पास आएंगे तब तक हमारा गुजारा चल जाएगा किसमें, 72 यूनिट्स में। अब अगर डिले होते होते 6 दिन भी आए तो 6 दिन का तो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, और अगर मैक्सिमम ऑर्डर भी हमारे पास मिले तो 12 यूनिट से ज़्यादा तो हम बनाएंगे नहीं। तो इसका मतलब पूरे के पूरे जो हमारे 6 डेज़ का जो पूरा हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट है। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रखना, बहुत कम भी नहीं रखना। अगर इससे कम रखेंगे तो हो सकता है आप ऑर्डर कंप्लीट ना कर पाएँ। तो इसलिए 72 यूनिट्स का मतलब है वो लेवल जब आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर हमें इसमें करना है वो है कि अब मैक्सिमम लेवल हमारा क्या होगा। रीऑर्डर लेवल के बाद मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी यूनिट का स्टॉक मेंटेन करना पड़ सकता है। 400 यूनिट आप मंगा रहे हैं तो 400 यूनिट से अलावा भी आपको कुछ स्टॉक मेंटेन करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले तो आप ये जो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे वो कब प्लेस करेंगे, जब ज़ीरो स्टॉक होगा तब प्लेस करेंगे? नहीं, हमने अभी कैलकुलेट किया कि जब हमारा 72 यूनिट हमारे पास होंगे तब हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास स्टॉक में जिस समय जो मैक्सिमम लेवल है उसके लिए 72 यूनिट्स तो पहले से अवेलेबल होंगे, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे री ऑर्डर लेवल वाली यूनिट्स तो आपके पास पहले से ही अवेलेबल होंगी। मैं लिख देता हूँ 72। फिर आप एक नया ऑर्डर साथ में कर रहे हैं और उस ऑर्डर में कितनी यूनिट मंगा रहे हैं, 400 यूनिट। इसका मतलब इसमें अब ऐड होने वाली हैं री ऑर्डर क्वांटिटी में जो आपने मंगाया है वो, और री ऑर्डर क्वांटिटी में आप कितना मंगाने वाले हैं, 400 यूनिट्स। तो आपके पास इतना स्टोर बड़ा होना चाहिए जिसमें आप 400 यूनिट तो जो आएंगी वो रख सकें और 72 यूनिट जो पुरानी है वो भी रख सकें। लेकिन नहीं, इसके अंदर जो सामान है आने में कुछ दिन तो लगेंगे, 6 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन 6 दिन नहीं लगे, जल्दी आ जाए, 6 दिन लगे तब तो ये 72 पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएंगी शायद।
लेकिन जल्दी आ जाए तो हो सकता है इसमें सामान बचे, ठीक है ना। इसलिए हमें देखना है कि हमें मैक्सिमम की अगर बात करनी है तो कम से कम जो मिनिमम जो कंजम्पशन आपका हो जाएगा उसको लेस कर दें, तभी तो आपको मैक्सिमम का पता चलेगा। तो ये हमारे को पहले से ही पता है कि जो डिलीवरी अगर जल्दी से जल्दी भी हो गई तो 2 दिन तक तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो 2 दिन में कुछ तो स्टॉक हम पुराने जो 72 थे उसमें से ख़त्म कर देंगे। और अगर हम मंदी में भी चले, सुस्ती में भी चले, तब भी एक दिन में 6 यूनिट तो हम कम से कम कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो अगर जल्दी माल आ गया और हमने सुस्ती भी दिखाई, तब भी ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या रहेगा, हम 2 दिन तक माइनस अगर करें तो 2 दिन तक 6 यूनिट तो यूज़ कर लेंगे। अगर इसको मैं फार्मूले के अंदर लिखूँ तो क्या फार्मूला हो गया, मिनिमम टाइम मल्टीप्लाई बाय मिनिमम यूजेज। अगर हमने ऐसा किया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना स्टॉक होगा। तो जो 72 है उसमें से एक तरह से 12 यूनिट आपकी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 खत्म हो चुकी होंगी। जिस समय आप अनलोड कर रहे होंगे ट्रक, उस समय पता चलेगा कि ये जो 72 है उसमें से 12 यूनिट कम होकर सिर्फ 60 यूनिट बची है और 400 यूनिट और आ गई। तो इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू हमारी आती है 460 यूनिट्स। तो हमारा जो अगला जवाब हो गया, मैक्सिमम आपके पास इतना बड़ा स्टोर होना चाहिए जिसमें 460 यूनिट जो है वो आप स्टोर करके रख सकें। 472 नहीं, 2 दिन तो कम से कम लगेंगे लॉजिक के हिसाब से। अगर जल्दी भी आ गया तो 2 दिन तो लगेंगे, और आपने सुस्ती में भी काम किया तो कम से कम 6 यूनिट 2 दिन में 12 यूनिट तो कम कर चुके होंगे। इसलिए आपके पास जो स्टॉक मैक्सिमम रह सकता है वो सिर्फ 460 यूनिट का ही रह सकता है। अब अगले लेवल की बात करें तो अगला लेवल हमारे पास हो जाएगा इसके अंदर मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब वो लेवल है जो आपके स्टोर में अमूमन देखा जाता है। ध्यान रखना, मिनिमम टेक्निकली हर चीज़ का 0 ही होता है। फिजिकल फॉर्म में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उसका मिनिमम बैलेंस 0 होता है। मैं कहता हूँ कि आपके घर के अंदर राशन कितना मिनिमम हो सकता है, आपको कि सर सारा राशन खत्म हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। घर में पानी अगर आपके पास है टैंकी में तो उसमें मिनिमम कितना हो सकता है, 0। हर वो चीज़ जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में होती है उसका मिनिमम लेवल 0 ही हो सकता है टेक्निकली। लेकिन यहाँ पे हम टेक्निकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की बात। आपके घर की पानी की टंकी में पानी बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, लेकिन क्या ख़त्म होता है? नहीं, ख़त्म नहीं होता। आधी टंकी जब वो बची होती है तो हम फिर से पानी भर देते हैं। चौथाई टंकी हमारी पानी की बची होती है, फिर से हम पानी की टंकी फुल कर लेते हैं। तो जो मिनिमम लेवल है वो लेवल है जो कि प्रैक्टिकली आपके सामने आता है, और प्रैक्टिकली एम्प्टी नहीं होती है पानी की टंकी। वैसे ही हमारे स्टोर के अंदर भी एम्प्टीनेस नहीं होती है। टेक्निकली मिनिमम बैलेंस 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी शॉप के अंदर, किसी भी गोडाउन के अंदर स्टॉक कभी 0 नहीं होता। कुछ ना स्टॉक आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मिनिमम लेवल का मतलब है प्रैक्टिकली हमारा जो स्टॉक है वो कहाँ तक जाता है और फिर से वो रिफिल हो जाता है, कहाँ तक जाता है और फिर से वो रिफिल हो जाता है। जैसे कि पानी की टंकी 0 के बाद हम रिफिल नहीं करते, बीच में ही रिफिल कर लेते हैं, वैसे हमारे स्टॉक भी बीच बीच में रिफिल होते हैं। तो इसलिए मिनिमम लेवल का मतलब है कहाँ तक हमारा स्टॉक मिनिमम जाता है और फिर वो रिफिल जनरली हो जाता है। तो इसके लिए मिनिमम लेवल के लिए मैं सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ऑर्डर जब आपने प्लेस किया तब आपके पास कितनी यूनिट थी। समझ लेना आप, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तब और जब सामान नया आया तब, उसके बीच में ही आपको कहीं पे मिनिमम लेवल मिलेगा। आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर हम प्लेस करते हैं 72 यूनिट्स पे। उसके बाद इसमें ऐड होने वाली हैं, ऐड होने वाली कितनी, 400 यूनिट्स। इसी के लिए हमने ऑर्डर किया है। तो 72 से 400 यूनिट जिस दिन उतरेंगे, जिस समय अनलोड हो रही होंगी, उस समय जो यहाँ पर जो स्टॉक आपके पास होगा वो होगा आपका मिनिमम स्टॉक। जैसे ही अनलोड हो गई 400 ऐड हो जाएंगे और आपका मिनिमम लेवल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 400 यूनिट जिस समय आने वाली हैं, जिस समय बाहर आके ट्रक खड़ा हो गया है, उस समय अपने गोदाम में जाके देखना कि 72 में कितनी यूनिट बची हैं। कुछ ना कुछ यूनिट तो आपने खर्च कर दी होगी ना। अगर आपने मैक्सिमम स्पीड से अपनी फैक्ट्री को चलाई और ये ट्रक भी आने में मैक्सिमम लेट हो गया तो बिल्कुल 0 भी हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये आपको देखा होगा आपने कि हर चीज़ मैक्सिमम पे तो कभी चलती नहीं है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे होगा तो वहाँ पे कुछ स्टॉक आपको दिखेगा। तो हम मान के चलते हैं कि एवरेज बेसिस पे हमने अपनी फैक्ट्री चलाई, ना बिल्कुल स्लो चलाई ना बिल्कुल फास्ट चलाई, एवरेज बेसिस पे हमने फैक्ट्री चलाई, नॉर्मल बेसिस पे हमने फैक्ट्री चलाई, और डिलीवरी भी हमें नॉर्मल टाइम पे मिल गया। एक्सट्रीम नहीं लेने आपको, एक्सट्रीम अगर लेगो तो 0 हो जाएगा ये।
क्योंकि एक्सट्रीम डिले हो गया, एक्सट्रीम यूजेज हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस 72 आ जाएगा, मतलब 72 के 72 हमने खत्म कर डाले। हमने मिनिमम भी नहीं लेना क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिनिमम लेवल की, तो इसलिए नॉर्मल जो घटता है उसकी बात करेंगे। तो नॉर्मल घटने वाली बातों की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे रीऑर्डर लेवल, जब हमारे पास 72 यूनिट्स थी तब हमने ऑर्डर प्लेस किया नया, अब आने वाला है, लेकिन उसके आने से पहले हम अपनी फैक्ट्री को नॉर्मल तरीके से चलाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉर्मल टाइम, और उस बीच नॉर्मल यूजेज जारी रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल आपका जो टाइम था इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, वो था 3 डेज, और नॉर्मल जो आप फैक्ट्री चला रहे थे उसमें पर डे 10 यूनिट जो है वो यूज़ कर रहे थे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 30 यूनिट कम हो जाएंगी और 42 यूनिट आपके पास आ जाएंगी। ये जो 42 यूनिट्स आपके पास आई हैं, यही 42 यूनिट्स आपकी मिनिमम स्टॉक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब आप यहाँ पर ट्रक अनलोड कर रहे होंगे उस समय इसमें से 30 यूनिट आपके नॉर्मली कम हो जाते होंगे और यहाँ पर 42 यूनिट आपको दिखते होंगे, और फिर उसके अंदर ऐड हो जाते होंगे ये 400 पीसीस। तो मिनिमम लेवल जो हमारा होता है वो होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से 42, जो कि एवरेज परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो लेवल जिसकी हम बात कर सकते हैं वो होता है हमारा एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का मतलब ना मिनिमम ना मैक्सिमम, बीच की बात कि ऑन एन एवरेज हमारे पास स्टॉक कितना रहता है। भाई मिनिमम तो बिल्कुल आखिरी दिन रहता है, जब नया स्टॉक आने वाला होता है तब रहता है, बिल्कुल जब ट्रक आके अनलोड करने वाला है तब रहा मिनिमम। मैक्सिमम सिर्फ पहले दिन होता है, जिस दिन ट्रक का सारा सामान हमने फैक्ट्री में रख लिया, गोडाउन में रख दिया, उस दिन मैक्सिमम हमारे पास स्टॉक होता है। इसे ऐसे समझ लिए जैसे कि आपकी पॉकेट में मनी, मैक्सिमम मनी कब होती है, जब आपको न्यू पॉकेट मनी मिलती है। 1000-2000 पे जो भी आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, जिस दिन वो आपको रिसीव करते हैं उस दिन पॉकेट में आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, और जब मंथ एंड होता है उस समय सबसे लोएस्ट होता है। तो एवरेज बाकी के दिनों में एवरेज कितना रहता है, तो एवरेज के लिए क्या करना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच रहेगा। तो आपने जो 2 लेवल निकाले ऊपर, जो कि है एक मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम के बीच की बात। तो ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया, मिनिमम लेवल हमारा है 42 यूनिट्स प्लस मैक्सिमम लेवल हमने कैलकुलेट किया वो है 460 यूनिट्स। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 42 प्लस 460 डिवाइड बाय 2 करने से वैल्यू आती है 251 यूनिट। ये हमारे पास हो गया हमारा एवरेज लेवल। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक और फार्मूला भी हमारा होता है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 2 फार्मूले हैं हमारे मिनिमम लेवल निकालने के, एक तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, एक दूसरा फार्मूला भी इसका होता है, और इस फार्मूले से जवाब डिफरेंट आता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम जवाब आए। एक होता है साइंस और एक होता है सोशल साइंस। जो साइंस होता है उसके अंदर कभी भी 2 डिफरेंट तरीके भी आपको 2 जवाब नहीं देते, जवाब एक ही देते हैं। बट जो सोशल साइंस या दूसरे तरह के जो साइंस होते हैं उसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के जवाब आते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला है दूसरे कंसेप्ट के बेस्ड है, इसलिए इसका जवाब सेम नहीं आएगा, इसका जवाब डिफरेंट आ सकता है। और ये है कि एवरेज लेवल के लिए हमने मिनिमम लेवल को यहाँ पे बेस बनाया, मिनिमम लेवल। भाई मिनिमम तो हमारे पास रहते ही है, और इसमें जो हमारे पास क्वांटिटी आई है, जो नया ऑर्डर किया आपने कितना ऑर्डर किया, आपने रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी मंगाई, 400 पीसेस। अगर मैं इसको वैल्यू यहाँ पे दूँ तो मिनिमम लेवल हमारा इसमें था 42 यूनिट्स, और आपने रीऑर्डर क्वांटिटी मंगानी है कितनी, 400 यूनिट। तो मिनिमम तो हमेशा रहता है, और ये जो 400 यूनिट है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दे, मतलब हाफ ले लें। एवरेज का मतलब तो हाफ लेना ही होता ना। तो पहले हमने दोनों को ऐड करके हाफ लिया, मिनिमम और मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। अब हमने कहा भैया मिनिमम लेवल और जो आपने इसके अंदर नया माल मंगाया, मिनिमम लेवल के बाद जो नया माल मंगाया उसी से तो एवरेज बदलेगा। तो जो नया माल मंगाया वो तो 400 यूनिट तो मंगाए, उसका आधा मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो कैलकुलेट करने से हमारे पास जवाब आएगा इस बार 242
यूनिट्स। तो ये हमारा इसके अंदर जवाब आ गया। तो हमारे पास 2 फार्मूले हो गए ये लेवल निकालने के, एक तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 और दूसरा हो गया मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट अब इसके बाद इसके अंदर हमारा इसमें एक और लेवल है, वो जो हमारा लेवल है नेक्स्ट वो है अब डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब भी समझ लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। डेंजर लेवल, डेंजर लेवल का मतलब है वो वाला लेवल जब आपको इमीडिएट सप्लाई की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक मिनिमम लेवल से भी मिनिमम लेवल पे चले जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ऐसी सिचुएशन में हमें अगर महंगा भी माल मिलता है तो ख़रीदने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो इस पे डिपेंड करता है कि वो आपको इमरजेंसी सप्लाई कितने दिन में मिल सकती है। तो यहाँ पे एक अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि अर्जेंट डिलीवरी जो हमें मिलती है वो 1 दिन में मिल सकती है, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है। तो अगर आपकी फैक्ट्री में इतना सामान भी नहीं बचे कि आप वो 1 दिन सर्वाइव कर सकें, तो ऐसे में आ जाता है वो डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल के लिए हमारे पास होता है जो इमरजेंसी सप्लाई का पीरियड है उसको हम कंसिडर करते हैं, और अपनी फैक्ट्री को एक्सट्रीम लेवल पे नहीं चलाते, क्योंकि आप डेंजर में हैं तो 2 में से किसी एक लेवल पे चलाएंगे, या तो मिनिमम पे चलेंगे। जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमम पे ऊपर आ जाते हैं जिससे कि हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 में से एक चूज़ करेंगे, मैक्सिमम की तो बात नहीं करेंगे। आप इसमें जो भी आपका जो अर्जेंट वाला पीरियड है, अर्जेंट लीड टाइम, मतलब कितनी जल्दी से जल्दी आपको सप्लाई मिल सकती है, वो मल्टीप्लाई बाय 2 में से एक, या तो आप मिनिमम यूजेज रखेंगे या फिर एवरेज यूजेज रखेंगे। दोनों तरह से आपको फार्मूले मिल जाएंगे, या तो मिनिमम यूज़ करेंगे या एवरेज। तो यहाँ पर अगर इस फार्मूले के अंदर इंफॉर्मेशन को डालें तो मिनिमम आपको 1 डे में डिलीवरी मिल जाएगी, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम यूजेज की बात करें तो है 6 यूनिट्स, और दूसरा ऑल्टरनेटिव जवाब हो सकता है कि 1 डे में डिलीवरी मिल जाएगी, और जो हमारी जो नॉर्मल यूजेज है वो है 10 यूनिट्स। तो ऐसी सिचुएशन में या तो 6 यूनिट्स हमारी होगी जवाब, और या होगी 10 यूनिट्स हमारा जवाब। तो ये जो 2 जवाब हैं वो हमारे हो जाएंगे फॉर डेंजर लेवल। तो यहाँ पर अब इस पूरे इस प्रोसेस को देखें तो हमने इसके अंदर जो चीज़ें सीखी उसमें सबसे पहले हमने सीखी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नंबर 1 हमारी होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम नाम दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ गया है हमारा रीऑर्डर लेवल। पहले थी क्वांटिटी, अब है लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी में हम कितना सामान खरीदें उसकी बात कर रहे थे, रीऑर्डर लेवल पे कब सामान खरीदें उसकी बात हुई है। फिर बात हुई है मैक्सिमम लेवल की। मैक्सिमम लेवल मतलब हमारे स्टोर में मैक्सिमम कितना स्टॉक रखने का स्पेस होना चाहिए, कितना हमारे पास इंतज़ाम होना चाहिए। फिर है मिनिमम लेवल, हमारे पास प्रैक्टिकली नॉट टेक्निकली, टेक्निकली तो ज़ीरो होगा, प्रैक्टिकली कितना स्टॉक मिनिमम हम होल्ड करके रखते हैं। फिर हमारे पास एवरेज, एवरेज हमने निकाला मिनिमम और मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, या फिर मिनिमम के बाद जो आपने नया ऑर्डर किया उसको डिवाइड बाय 2 करके, और लास्ट हमने किया डेंजर लेवल। किसी भी क्वेश्चन को जब आप आने वाले टाइम पे करेंगे बस ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, और उसके बाद फिर फार्मूले के थ्रू आप डिफरेंट जो लेवल है वो बता सकते हैं, और फिर उसके बाद शुरू होगी बात हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करने की। तो ये हमारा एक जो टॉपिक है वो अब कंप्लीट होता है।